हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमने डिसाइड किया आप लोगों को 10 मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आरबी की वेबसाइट पे जाके। उसका मॉक 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। 25 के 25 क्वेश्चन देखेंगे, लगभग इसी तरीके का आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। तो आप मेरे साथ भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं और आरबी की वेबसाइट पे जाके मॉक फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। और इसी तरीके से और भी सारे लाइव टेस्ट आरबी पे आते रहते हैं जो फ्री रहते हैं, जैसे सीपीओ के लिए लाइव टेस्ट चल रहे हैं, एसएससी सीपीओ के लिए, और भी एग्जाम्स के अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी मॉक्स आने वाले हैं। तो वो सारे आरबी की वेबसाइट पे मिलेंगे। आप rblearning.com पे जाएंगे, ठीक है। उसमें आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सारे फ्री टेस्ट को देख पाएंगे। जैसे ग्रुप डी के लिए हमने 10 टेस्ट बनाए, तो ये 10 टेस्ट का आपको एक्सेस मिलेगा। आप डेली बेसिस पे एक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के सारे पेपर, अंडर ग्रेजुएट लेवल के सारे पेपर, फुल लेंथ, सेक्शनल, ये सारे आप मॉक फॉर्मेट में यहाँ पे दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो सारे की सारी शीट्स अवेलेबल हैं। तो काफी मेहनत हमने इस चीज पे करी कि आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। और जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं, अभी रेलवे वालों में सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, हालांकि एसएससी वालों में अवेलेबल रहता है। तो रेलवे वाले में भी हम इंडी कोर्स डलवा देंगे, बट जो न्यू मॉक्स हम आपको दे रहे हैं उनमें डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक है। सारे मॉक्स तो आप आरबी की वेबसाइट पे देख ही सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आरबी का जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे सारी प्रीवियस ईयर पीडीएफ आपको मिल जाएंगी रेलवे एग्जाम्स की। तो रेलवे का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये दे रखा है, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहता है कि भाई जो इनकम है ना सुरेश की, वो 48,000 है। वो 12.5% सेव करता है अपनी इनकम का। अगर उसकी इनकम 15% से इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंस 25% से इंक्रीज होता, तो सेविंग में क्या होगा, ठीक है। इंक्रीज, डिक्रीज, ये सारी चीजें दिख रखी हैं। कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर इनकम का कितना सेव कर रहे हैं, 12.5%। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, हमने पढ़ा है। हमें पता है इनकम किसके बराबर होता है, ये होता है सेविंग प्लस एक्सपेंस के। तो अगर इनकम को मैं 8 रेशियो मान लूं, तो आप कहेंगे सर सेव कितना कर रहा है, 1। 1 में कितना जोड़े कि भाई 8 आ जाए, हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 7। तो ये मेरा एक्सपेंस रहा होगा। अब कहता है इनकम बढ़ गई 15% से। अब इसका 15% निकालेंगे, तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 800, इसे 100 और इसे 700 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 15%, जब भी परसेंट करते हैं तो 2 जीरो हट जाती हैं, तो 8 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 120। इनकम बढ़ गई इतनी। कहता है एक्सपेंस बढ़ गया 25% से, तो इसका 25% निकालूंगा, तो 2 जीरो कट गई परसेंट से, 25 इंटू में 7, 175। तो भाई चेंज क्या देखने को मिलेगा, आप कहोगे सर इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंस होता है। तो हमारा, क्योंकि ये जो चेंज है ये भी इक्वेट होगा दोनों जगह पे, यहाँ पे 120 की बढ़ोतरी है, यहाँ पे 175 की बढ़ोतरी है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रिड्यूस होनी पड़ेगी। 175 में से 120 को घटा दोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 45। मतलब यहाँ पे जो सेविंग हुई होगी वो 45 आपकी क्या हुई होगी, कम हो गई होगी पहले से, 55 सॉरी। तब जाके मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अब हमें क्या बताना है कि भाई सेविंग में क्या चेंज आया। इनकम दे रखी थी 800, हमारा किसके बराबर है, 48,000 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, कितने टाइम्स गया हमारा ये, 60 टाइम्स गया। 1 रेशियो 60 के बराबर। हमारे सेविंग में कितना चेंज आया, आप कहेंगे सर 55 का चेंज आया, इंटू में 60 कर दूंगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 3300 आ गया। और नेगेटिव है तो मतलब क्या हो गया, सेविंग मेरी इतनी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर क्वेश्चन सभी लोगों को, चलते हैं आगे। वरना आपको ये दिख रहा था सेविंग मेरी भाई 55 से डिक्रीज कर रही है, तो मेरा 55 क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है। तो मेरा आंसर जो भी होगा डिक्रीज होगा माइनस देख के, और 11 का मल्टीपल होगा। तो डिक्रीज हमारे पास 2 ऑप्शन में था, 11 का मल्टीपल सिर्फ यहाँ पे था, तो यही आंसर हो सकता था, इतना भी हम कर सकते थे। चलिए अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का डायरेक्टली आप कर सकते हैं। देखो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वी बोर्ड मास हम यूज करते हैं, वी फॉर विनक्रूम बार, है ना। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट हमें सोल्व करना होता है, लेकिन जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है सबसे पहले वो सोल्व करेंगे। तो सबसे अंदर का ब्रैकेट है ये सोल्व करना है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी 15 माइनस 12, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 3। फिर मल्टीप्लीकेशन होगी 3 2 जा कितना हो गया 6, 8 में से 6 घटाऊंगा तो -2, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके अंदर, -4 के अंदर,
तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी प्लस का 8 और 15 प्लस 8 ये आ गया 23। ठीक है, कहीं मिस्टेक कर दी? एक सेकेंड, 3 6, ये प्लस का 2 बचेगा ना, 8 माइनस 6 2, तो ये माइनस का 8 होगा और ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूस जो है वो 2 बड़ी है एक साइड से और जो एक साइड है वो और दूसरी साइड से 4 बड़ी है। तो हमें बता दो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो मेरे पास एक साइड है x, एक साइड से तो हाइपोटेन्यूस 4 बड़ी है तो x प्लस 4 हो गया, एक साइड से हाइपोटेन्यूस 2 बड़ी है तो आप कहेंगे सर ये x प्लस 2 होगा, तभी इससे 2 बड़ी हो गई और इससे 4 बड़ी हो गई। हमें इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। एक तरीका बेसिक आप जो पढ़ते हैं वो होता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए x प्लस 4 के होल स्क्वायर के। सोल्व करोगे आप x का मान निकालोगे, x का मान यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पे रख दोगे, फिर एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगा के आप एरिया निकालोगे। ये हो गया जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे बच्चा है उसकी अप्रोच ये रहती है इस तरह के क्वेश्चन में। बट मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है भाई, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? आप देखोगे ये तीनों वैल्यूज एपी में जा रही हैं, ये इससे 2 बड़ा और ये इससे 2 बड़ा। और मैंने आपको समझाया था कि भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट जब हम पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही ट्रिपलेट बनता है, वो होता है 3 4 और 5, जिसके अंदर 5 हमारा हाइपोटेन्यूस होता है और ये बेस परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर बेस, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इनके अंदर जो गैप है वो 1 1 का है। अब जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे मतलब जिनमें गैप कांस्टेंट होगा वो इसी के कोई मल्टीपल होंगे। अब हमें गैप कितना चाहिए? 2 का चाहिए, तो आप कहेंगे सर अगला ट्रिपलेट बनेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 6 8 और 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आप कहेंगे सर सबसे छोटे वाली साइड ये x मेरे पास कितना होगा, ये वाली वैल्यू होगी 6, ये होगा 8 और ये होगा 10। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू 6 इंटू में 8 और कितना हो गया 3 8 जा 24, दिस विल बी माय आंसर। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि एक आइटम को अगर हम 12% के प्रॉफिट में बेचते हैं तो सेलर को जो प्रॉफिट होता है वो 540 का होता है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जनरली कॉस्ट प्राइस को हम 100% मान के चलते हैं। 12% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 12% ही किसके बराबर हो गया 540 के बराबर। हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस, हमें 100% का मान बताना है। तो 100% क्या होगा, आप कहेंगे सर सबसे पहले तो 540 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो 1% का मान आ गया। 100% बताना है तो इंटू में 100 और कर देंगे, क्या आंसर बनेगा। आप देखेंगे 6 से कट जाएगा ये, पहले तो 90 आ गया और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 से काटूंगा 90 को तो 45 और आंसर कितना हो गया 4500। आराम से करो, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है। आरआरसी ग्रुप डी का पेपर में यही है कि आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में टाइम इनफ होता है, आप आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 20 मैन ना एक काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। 4 आदमियों ने काम की शुरुआत करी, ठीक है, 4 और आदमियों ने उन्हें ज्वाइन कर दिया। सॉरी मैं रिपीट करता हूं, 20 आदमी एक काम की 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 4 और लोगों ने काम को ज्वाइन किया। तो अब हमें बताना है कि रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। बेसिक अप्रोच क्या रहती है, हम कहते हैं मान लो एक आदमी एक दिन का क्या करता है, एक काम करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा। टोटल काम आप कहेंगे सर 20 आदमी का एक दिन का काम इतना, 16 दिन में पूरा काम करेंगे तो इतना मेरा टोटल काम हो गया। काम की शुरुआत होती है तो कितने लोग काम करेंगे, 20 के 20 लोग काम करेंगे। इन्होंने 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या होगा, आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क हो गया ये। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास 4 लोग और जुड़ जाते हैं, तो अब कितने लोग हो गए 20 + 4 24 लोग हो गए। हमें बताना है ये कितने दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सोल्व करके टाइम का मान निकाल देना, बिल्कुल बेसिक से बताया। आप देखेंगे अगर इसमें 20 को कॉमन ले लोगे आप, सॉरी हाँ 20 को कॉमन ले लिया क्योंकि 20 लोग काम कर रहे हैं, 16 - 4 बचा,
और ये मेरे पास 20 + 4 दैट इज 24t। अब एग्जाम में हमें यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं थी। हम क्या कहते हैं, देखो इस तरीके से सोचते हैं कि भाई 20 लोग एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 दिन तो काम कर ही लिया ना, तो कितने दिन का काम बचा भाई, 4 दिन का काम हो चुका है 16 में, तो हमारे पास सिर्फ 12 दिन का काम बचा 20 लोगों का। तो 20 लोगों का 16 - 4 12 दिन का काम बचा हमारा। अब काम करने वाले कितने लोग हैं, पहले 20 लोग थे, अब 4 बढ़ गए तो 24 लोग हैं, तो कितने दिन में करेंगे, ये हमने मान लिया t। सोल्व कर लेंगे, यहां से मेरे पास ये वाली वैल्यू 2 और यहां से काटूंगा 10। ऐसे ही काटा करो पैरेलली, जैसे 2 से ये 12 से 24 काटा तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, मन मन में रखा, 2 से 20 काट दिया 10 आ गया। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, 10 दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। क्लियर है क्या, अच्छा सा कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, बहुत बढ़िया सवाल। कहता है sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 तक जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास cos 20, 40, 50, 70 और ये फिर 45, cot 45। यहाँ पे ध्यान रखना है ये cos है और ये cot है, हमें बताना है किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन है। अब हम कैसे करते हैं, मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ा रखी है भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। ये तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। अगर मैं कहूं sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, या cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, आप कहेंगे सर cos थीटा होता है मेरे पास sin 90 - थीटा, यही तो पढ़ते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं sin स्क्वायर 90 - थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा 1 के बराबर होगा, है ना। अब आप देखो जो दो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल का योग कितना बन रहा है, सम करेंगे थीटा थीटा कट जाएगा, मतलब 90। अगर मेरे पास sin स्क्वायर कोई एंगल है, फिर sin स्क्वायर दूसरा एंगल है, इन दोनों का योग 90 बन जाए तो उनके स्क्वायर का सम 1 हो जाता है। ये हमें समझ में आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं रह गया, पूरा कंसेप्ट बताया मैंने। कुछ लोग डायरेक्टली ट्रिक बता देते हैं, फिर आप फंस जाते हो उसमें, एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, गलत कर जाओगे। आप कहोगे सर ये 10 है sin स्क्वायर और ये क्या है 80, 10 और 80 बताओ जल्दी से, 90 बन गया सम, तो क्या आ जाएगा 1 सोल्व करके। फिर यहाँ पे 20 और 70 है, 20 और 70, 90 बन गया, फिर 1, फिर 30 के साथ 60 बनाएगा तो 1 आ गया, 40 और 50 क्या होता है 90, तो फिर 1 आ गया। और मेरे पास बच गया अब यहाँ पे sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान क्या होता है 1, तो प्लस में 1 का स्क्वायर, ये आ गया न्यूमरेटर। अब ऐसे मैंने जहां पे क्या करा था चेंज, कोस को साइन में करा था, अगर साइन को कोस में कर ला तो आप कहते सर कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है कोस 90 - थीटा, तो मैं इसे भी तो चेंज कर सकता था कि भाई ये कोस स्क्वायर 90 - थीटा होगा, तो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 - थीटा भी 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस थीटा प्लस 90 - थीटा इन दोनों का योग क्या हो गया 90 हो गया फिर से, मतलब कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b 1 के बराबर हो जाएगा अगर a प्लस b 90 हो गया। तो जैसे सेम चीज यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वायर 70, 20 प्लस 70 कितना 90, तो ये क्या बनाएगा 1 बनाएगा। ऐसे 40 और 50 मिला के क्या बन जाएगा 90, तो मतलब इससे भी 1 मिलेगा। कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान तो 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर, तो ऊपर हो गया मेरे पास 5 और नीचे हो गया 3, 5/3 मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है कंसेप्ट सभी लोगों को। चलिए कहता है एवरेज बता दो फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9, सॉरी फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो फर्स्ट 9 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, आप कहेंगे सर ये पहला मल्टीपल होगा 7 इंटू में 1, फिर दूसरा होगा 7 इंटू में 2, फिर तीसरा होगा मेरे पास 7 इंटू में 3 और इस तरीके से जाएगा। जो मेरे पास 9th मल्टीपल होगा आप कहेंगे सर वो वाली वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू में 9। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है सीरीज, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल होगी। यहाँ पे कितने का गैप, ये 7 है ये 14 है, 7 का गैप, 7 से मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब मेरे पास टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो हमने पढ़ा है कि एवरेज क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज कहलाता है। तो फर्स्ट टर्म है 7 इंटू 1 7, लास्ट टर्म है 7 इंटू में 9, तो ये हो गया 63 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35, और ये इस क्वेश्चन का आंसर।
क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बाकी 7 के मल्टीपल्स के अगर आप एवरेज निकाल रहे थे तो आप कह सकते थे सर जो भी वैल्यू आएगी वो 7 का मल्टीपल तो होगी, तो 4 ऑप्शन में 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको 7 के मल्टीपल दिख ही रहे हैं, बल्कि चौथा भी, सारे ही ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पूरा स्टेप बता दिया कि कैसे करना है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देता हूं। अगर मेरे पास फर्स्ट 20 मल्टीपल्स लेने हो किसके, 9 के, उनका एवरेज बता दो क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है 20 से लेके 60 तक हम नंबर्स लेंगे, तो आप बता दो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर का सम क्या होगा इस रेंज में। तो आप कहेंगे सर 20 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, 23 होता है। 60 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 59 होता है। इनका अगर सम बताना है, सम ही बताना है हमें, तो ये तो 82 आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है ब्याज की दर क्या हो जिससे हमें 2500 पे 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाए 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। तो भाई बहुत सिंपल सवाल है। वैसे तो हम इसे डायरेक्टली ओरली कर सकते हैं कि भाई आप 4 साल की बात कर रहे हैं तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 4 से विभाजित किया इसे तो 250 हो गया। 250 इसका कितना प्रतिशत है, 10% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही आएगा। ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा। बाकी बेसिक से करोगे तो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यही लगा दो। 1000 किसके बराबर हो गया, प्रिंसिपल है हमारे पास 2500, रेट बताना है, टाइम है हमारे पास 4 इयर्स का, डिवाइडेड बाय 100। आप देखेंगे यहाँ पे 4 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 25, 25 से काटूंगा 100, 100 से इसे काटूंगा तो रेट का मान कितना आ गया, 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का अगेन आसान सवाल है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। अगर मैं यहां से देखो प्लस माइनस को सेपरेटर की तरह लिया करो कि पहले ये सोल्व कर लेते हैं और फिर बाद में ये प्लस माइनस वाला, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है बोर्ड मास जब हम लगाते हैं। आप कहेंगे सर यहां से सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, चलते रहो। 4 और 3 7, इंटू में 3 21, इसमें घटाया तो -6, तो 112 में गुना करना है हमें -6 से, और उसके बाद 1344 को ऐड करना है। अब थोड़ा सा देखो ये मुश्किल है मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें से ये घटाना, लेकिन हमें ये तो पता है ये वाली वैल्यू 600 कुछ आएगी, 1300 कुछ है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अब आप यहां देखो चारों ऑप्शन भी पॉजिटिव है, यूनिट डिजिट से कर सकता हूं, चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट है। ठीक है, 0 0 आ रही है, बाकी 0 यहाँ पे लग नहीं रहा। 6 को 2 से करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी यूनिट डिजिट 2, वो भी नेगेटिव का, और यहाँ पे है 4 में से 2 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 2 मिलेगी। यूनिट डिजिट 2 किसमें है, इसमें, तो 672 ही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास देखो कहता है, आजकल इस टाइप के काफी सवाल आ रहे हैं। मेरे पास ट्रेन ए स्टेशन पी से स्टार्ट करती है और स्टेशन क्यू पहुंचती है 12 बजे, अगर 8 बजे चलेगी। ठीक है, यहां से 8 AM पे निकल रही है। ट्रेन बी है जो कि स्टेशन क्यू से निकलेगी 8 बजे, और स्टेशन पी कितने बजे पहुंचेगी, स्टेशन पी पहुंचेगी ये 2 बजे, और ये पहुंच रही थी हमारे पास 12 बजे। तो हमें बताना है कि भाई किस टाइम पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। सीधा टाइम एंड वर्क जैसा सवाल है ये, दोनों सेम टाइम पे चल रही है ना, बस बात खत्म हो गई। आप देखोगे, आप इसे काम की तरह लो, टोटल वर्क हमें करने में आप ये देखो कि इसे कितना टाइम लग रहा है। 8 बजे चल रही है, 12 PM पे पहुंच रही है, तो मतलब 4 घंटे में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर सकती है। ये वाली ट्रेन 8 बजे चल के 2 बजे पहुंच रही है, तो कितने घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, है ना। 8 से 12 तक 4, फिर 1 और 2, 6 घंटे। ठीक, तो ये 4 घंटे में पूरा काम कंप्लीट करती है दोनों, ये 6 घंटे में। ये इधर जा रही है, ये उधर, दोनों मिलके काम कर रही है। टोटल डिस्टेंस जब मिलेंगी ये, तो टोटल डिस्टेंस को खत्म करने का काम दोनों कर रही है। तो कंबाइंड वर्क दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा। अगर मैं ये कहूं कि ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में काम को पूरा करता है, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा दिया। उसमें तो आपने पढ़ा ही है कि भाई ए को जो टाइम लगेगा इनटू में बी को जो टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय ए का टाइम प्लस बी का टाइम, टोटल वर्क
करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो ऐसे ही तो करते हैं, क्योंकि शुरुआत दोनों की सेम टाइम पे हो रही है। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 24 डिवाइडेड बाई 10। आप सोल्व कर फर्दर करना चाहे कर लो, वरना 2 प्लस आप कहेंगे सर 4/10R, और ये R को मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहां से काटूंगा 6 चौक 24, 2 घंटे 24 मिनट के बाद ये मिलेंगे जब ये दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 में 2 घंटे 24 मिनट मिलाऊंगा तो 10 24 पे ये दोनों के दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ये ओरली करने वाला सवाल था, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप इस तरीके से टाइम एंड वर्क का कांसेप्ट लगा के कर सकते थे। वरना दूसरा तरीका इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है कि भाई टोटल जो भी डिस्टेंस है ना मेरे पास, हम उसे क्या कर लें, मैं कहता हूं कि भाई जो ट्रेन ए है ये 4 घंटे में और ट्रेन बी 6 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो ये इनका टाइम हो गया। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो या फिर टोटल वर्क क्या होता है, इसमें हम बेसिकली डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 12। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस है मेरे पास 12x, ए को इतना टाइम लग रहा है, बी को इतना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है स्पीड, तो ए की स्पीड हो गई मेरे पास यहाँ पे 3x और बी की स्पीड कितनी होगी मेरे पास भाई 2x होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 5x। डिस्टेंस है इतना, स्पीड है इतनी, तो टाइम कितना लगेगा भाई, आप कहेंगे सर टाइम मिलने में लगेगा 12x डिवाइडेड बाय 5x, दिस इज नथिंग बट, अगेन आप सोल्व करोगे तो 2 घंटे और 24 मिनट ही ये निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। अगला सवाल मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो इस इक्वेशन की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखी हो, तो हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स ये होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम कहते हैं ये वाली वैल्यू होती है c अपॉन में a। अगर आपको ये चीज भी पता है तो आप इससे कंपेयर कर लेंगे, भाई a किसके बराबर 3 के बराबर, b किसके बराबर -3 के बराबर आएगा कंपेयर करने पे, और c किसके बराबर 15 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया c बाई a, तो दैट इज 15/3 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला सवाल, एक सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है, इसका डायमीटर बता दो भाई क्या होगा अगर हाइट है ये। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, अगर हाइट हमें 8 दे रखी है, आप क्या होगे सर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़ा है, तो वॉल्यूम क्या है 1232 और पाई आर स्क्वायर एच, हाइट दे रखी है 8 और पाई आर स्क्वायर में लिख देता हूं। अच्छा मेरे को एक छोटी सी चीज बताना, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं 7, 14, 21 और 28 है ना, इस तरीके से कुछ चीजें दे रखी हैं। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है पाई आर स्क्वायर का मान कब कब क्या होता है, सर्कल में पढ़ाया था आपको कि भाई रेडियस अगर 7 हो तो पाई आर स्क्वायर होता है मेरे पास 154, रेडियस अगर मेरे पास 14 हो तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है उस केस में, ये 616 होता है, ये चीजें पढ़ा रखी है। अच्छा रेडियस का मान यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो सकता है, अब देखो यहाँ पे आप 616 रखोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, अगर रेडियस मेरे पास क्या होता, ये पाई आर स्क्वायर 616 रखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। रेडियस को अगर रेडियस 7 है तो ये 154 इंटूमेट लगभग यही बनेगा, है ना। तो मेरे पास आप ऑटोमेटिकली ये देखते ही कह सकते थे भाई रेडियस का मान मेरा 7 ही आने वाला है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और रेडियस 7 होगा तो डायमीटर पूछा है हमसे, डायमीटर हो जाएगा 7 इंटू में 2 दैट इज 14। कुछ लोग गलतबाजी में 7 मार्क कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा, बेसिक से तो आपको आता ही है निकालना, मैंने बस एडवांस्ड अप्रोच बताई कि आपको ये चीज पता होती है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया क्वेश्चन को खत्म कर लिया, वरना आपको कुछ नहीं करना, इस पाई आर स्क्वायर को निकालो, आगे का छोड़ ही दो, सिर्फ हाइट से डिवाइड करो 1232 को, और आप कहेंगे सर 8 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 154 आ गई, और ये पाई आर स्क्वायर 154 कब होता है, जब मेरे पास रेडियस 7 होता है, वरना तो 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर करके आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चले आगे। तो ये टाइप क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो ओरली करने वाले हैं जिसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। अब जैसे इसका मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया 8 और 32 का क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, अगर दो नंबर है ए बी तो उनका मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 8 इंटू में 32, आप यहां पे देखो क्या क्या चीज, ये 8 है, 32 8 इंटू 4 होता है ना, ऐसे ब्रेक कर लो, तो आप कहेंगे सर 8 दो बार आ गया बाहर आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, ये तो भाई 2 का स्क्वायर होता है, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, और 8 2 जा कितना हो गया भाई 16 हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल मेरे पास कहता है 4 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्टिंग है
वो 2200 है। 3 चेयर और 4 टेबल की जो कॉस्टिंग है वो मेरे पास 2700 है। तो आप बता दो क्या 1 चेयर और 2 टेबल की कॉस्टिंग क्या होगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बेसिक से सोल्व करके हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जनरली जब इस तरीके की इक्वेशन होती है ना, देखो वैसे तो एक तरीका ये होता है कि मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आप कर सकते हो, जिसमें आपको एक फिर टेबल की वैल्यू मिल जाएगी और उससे आप आगे सोल्व कर सकते हो। जैसे कि 2 तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि भाई यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें 4 से गुना कर दो और इसमें 3 से गुना कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ये चेयर बराबर हो जाएंगी, 12 कट जाएगा। नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दो क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो 16t 90, 16 में से 9 घटाया तो भाई कितना बचेगा 70, और ये वाला बनेगा कितना मेरे पास यहाँ पे 27 इंटू 4 10800 माइनस 6600, तो 70 किसके बराबर आ गया, ये 4200 के बराबर आ गया। तो t का मान कितना हो गया 600 हो गया। अगर t का मान 600 है तो यहाँ पे ये 600 आप रखेंगे तो 1800 यहाँ पे घटा दोगे तो 4 चेयर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 4 चेयर 400 के, तो चेयर का मान 400 डिवाइडेड बाय 4, ये वाली वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर ये मिल गई है टेबल की वैल्यू चेयर की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 600, 100 प्लस 2 इंटू में 600 कितनी वैल्यू हो गई 1300 हो गया, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक तरीका तो ये होता है। बाकी इसमें एक चीज और मैं आप कर सकते हैं, करूं क्या यहाँ पे, चलो सिखा देता हूं, अभी करा रहा हूं। तो देखो जब यहाँ पे ना वैल्यूज इंटरचेंज कर रही हूं, यहाँ पे ये थोड़ा हटा, चलो दोबारा ही कर देता हूं पूरा। मेरे पास था 4 चेयर प्लस 3 टेबल, इनकी कीमत दे रखी थी 2200, और 3 चेयर और यहाँ पे 4 टेबल, इनकी कीमत दे रखी थी 2700, है ना। हमें बतानी थी 1 चेयर प्लस 2 टेबल्स का मान क्या होगा। जब ये वाली वैल्यूज इंटरचेंज हो रही हो, ये 4 इधर आ गया, इस सर का इधर आ गया और 3 का इधर आ गया, तो आप ये काम भी कर सकते हो कि भाई पहले दोनों को क्या कर लिया, सम कर दिया सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए। अगर मैं सम करूंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे 7 चेयर और 7 टेबल बनेगा, तो 7 को कॉमन कर सकते हैं, चेयर प्लस टेबल, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दोनों का सम करके 4900, जिसे अगर मैं 7 से काट दूं तो चेयर प्लस टेबल ये वाली वैल्यू आ जाएगी 700। अगर मैं इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दूं तो आप कहेंगे सर चेयर माइनस टेबल, ये आ जाएगा माइनस का 500। अब यहाँ पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो चेयर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सम करोगे तो 2 चेयर किसके बराबर 500, तो चेयर का 700 प्लस 5 माइनस 500 200, तो 200 डिवाइडेड बाई 2, चेयर का मान आ गया 100, चेयर 100 आ गई तो टेबल कितनी हो जाएगी 700 माइनस 100, ये हो गया 600। यहाँ पे पुट कर दोगे तो 100 प्लस 2 इंटू में 600 कितना हो गया 1300। क्लियर, तो ये भी अगर मुश्किल कैलकुलेशन हो तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। बाकी तो ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए तो ये अप्रोच ही काफी है। अब कहता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दो 2.77777 का। अरे भाई 2.7 इतनी बार आ रहा है तो इसे 2.7 बार लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे 2 प्लस 0.7 बार भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। अब 7 बार क्या होता है, क्या आपको नहीं पता, ये 7/9 होता है ना। तो 2 प्लस 7/9 18 25/9 डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझो। कई बार आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो ना, भाई ये कैसे करें। अगर बेसिक वैल्यूज है तो आप डिवाइड करके भी देख लो। जैसे 25 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो भाई ये जाएगा 2.7777, सेटिस्फाई कर गया। 27 को 10 से करूंगा तो 2.7 पे खत्म हो गया, तो 2.70 आ गया। 24 को इससे करूंगा तो पहले तो 3 से कट जाएगा आपका ये, तो आप कहेंगे सर ये बचा 8/3, और 8/3 होता है 2.666, है ना। इसे करेंगे तो 9 से काट दोगे तो आप कहेंगे सर ये 3/11 बचा। 3/11 क्या होता है 0.2 जा,
फिर 727 ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है या नहीं है? तो डायरेक्टली आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर जस्ट इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस। वरना मैंने आपको अप्रोच बताई रखी है, जैसे 0.7 बार था, इसे सिंप्लीफाई करना था, या 2.7 बार को ही पूरा सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको, ये डायरेक्टली करना था। तो मैंने बताया आपको कि भाई पहले पूरा का पूरा एडिट लिख दो, बार भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, 27। फिर आप क्या करो, बार से पहले जितनी भी वैल्यूज है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बार से पहले कितना था, 2 पॉइंट वगैरह सब भूल के, डिवाइडेड बाय, फिर हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, एक वैल्यू पे बार है। कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू नहीं है, तो ये 9 ही रह जाएगा। तो 25/9 मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात खत्म हो गई। अगला सवाल कहता है इसे सिंप्लीफाई करके बता दो चारों में से क्या आएगा। अरे भाई बहुत सिंपल है, इसमें सिंप्लीफिकेशन में रह ही क्या गया हमारे पास। देखो 3 3 9 x स्क्वायर है, पहले x वाला देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास क्या आएगा, सॉरी x स्क्वायर नहीं है ना, x है, तो x स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर सब जगह है, और ये आपको 2x स्क्वायर दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। x का मान कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। 3 3 9x है, तो प्लस में 9x आएगा, ठीक है। 9x प्लस में भी आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, कोई बात नहीं। 3 × 2 -6 है, -6 + 15 -12, तो ये तो हो गया -18 + 15, तो ये आ गया -3। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मुश्किल क्वेश्चन होता तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख लो, सारे ऑप्शन से चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हो तो x की अलग अलग वैल्यूज पे आपको ट्राई करना पड़ेगा। कहता है टोटल सरफेस एरिया बता दो एक सिलेंडर का जिसका रेडियस 70 है और हाइट है 140। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h + r, यही होता है ना। अगर डायरेक्ट वैल्यूज में हमें यहाँ पे आंसर दिखाई रखा है तो चांसेस है भाई पाई क्या होता है 11, मतलब 22/7 होता है, तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढे, ओड प्लेसेस पे जो वैल्यूज है उनका सम 5, यहाँ पे आया 7, 5 - 7 - 2 11 से नहीं कटेगा, 9 और 6 15, 15 में से 6 घटाया 9, 11 से नहीं कटेगा, 0 5 और 8 13 - 2 11, 11 से कट जाएगा, 4 और 9 13 - 2 11 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर इन दोनों में से ही कुछ होगा, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। 2 × 22/7, रेडियस है हमारे पास कितना 70 और हाइट है 140, तो यही वैल्यू बन रही है। आप देखेंगे यहां से काटा तो 10, और ये मेरे पास 440 आ गया, और इनटू में 210 आ गया। अब दो ही ऑप्शन बच रहे थे, यूनिट डिजिट से कर लो, 2 0 आएंगी, फिर 1 को 4 से करूंगा तो 4, लास्ट में 400 किस में है, इसमें, तो ये आंसर बन जाएगा। अगला सवाल 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, डिफरेंस इनका दे रखा है हमें 54, तो हमें बता दो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा। तो डिफरेंस कितना है 2 54 के बराबर, तो 1:27 के बराबर। स्मॉलर क्या है 3, तो 3 × में 27 कितना होता है 81 होता है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार साड़ी बेचता है और उसमें ऑफर चल रहे हैं कि जिस तरीके से कि अगर आप 3 साड़ी खरीदते हो तो आपको 2 फ्री मिल जाती है। तो हमें बताना है कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब फ्री वाला कॉन्सेप्ट होता है तो मैंने आपको बताया कि भाई दुकानदार की दुकान से कितने आर्टिकल्स गए, तो आप ये देखो टोटल आर्टिकल्स सोल्ड और कितने आर्टिकल उसने फ्री दिए, तो फ्री आर्टिकल्स इनटू में 100%, इससे आपको मिलता है कि भाई कितना डिस्काउंट दिला है। कैसे, अब टोटल आर्टिकल कितने गए, दुकानदार की दुकान पे 3 के साथ 2 फ्री दे रहा है, तो भाई टोटल उसकी दुकान से तो 5 आर्टिकल चले गए ना, 3 + 2 कितने फ्री थे, इनमें 2 आर्टिकल फ्री थे, इनटू में 100%। आप कहेंगे सर ये 5 से काटूंगा 20, इनटू में 2 40%, ये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया, वरना हम इसे इस तरीके से रेशियो मेथड आप यूज करना चाहें तो वो भी
कि भाई हमारे पास टोटल 3 और 2 5 आर्टिकल हैं, दुकानदार की दुकान से गए, इसमें कितने फ्री दे दिए? 2 दे दिए। तो 2 का डिस्काउंट है कितने पे? 5 पे। इसे 100 बनाना हो तो 20 से गुना कर दो और इसे भी 20 से गुना कर दो, तो आप कहेंगे सर 40 का डिस्काउंट है कितने पे? 100 पे। तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया? 40% का। चले आगे। अगला सवाल कहता है कि जो भाई P और Q का जो मीन प्रोपोर्शन है वो दे रखा है 8। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट पी क्यू होता है। स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड तो आपके हो गए सर 64 हो गया पी क्यू के बराबर। हमें बताना है कि भाई कौन सा पेयर इसे सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट पी और क्यू का 64 होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसका आएगा 36, इसका आएगा 60 और इसका आएगा 64। यही सेट बैठ रहा है तो यही आंसर होगा। अगला सवाल x माइनस 1/x a के बराबर, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा? ये तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है आपको कि ये होता है मेरे पास a क्यूब प्लस 3a। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, a माइनस x माइनस 1/x अगर a के बराबर है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये होता है। वरना तो फॉर्मूले वगैरह अगर आपको फॉर्मूले पे जाना है तो इसे आप क्या मान लेंगे? इसे आप कैपिटल A मान लो, इसे कैपिटल B मान लो। A माइनस बी हो गया, आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। a माइनस बी यही होता है। अगर आप पुट कर देंगे तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि x माइनस 1/x का होल क्यूब ये बराबर होगा यहाँ पे a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बन जाएगा, तो माइनस x a माइनस b करूंगा तो ये तो दे ही रखा है हमें। a माइनस b किसके बराबर है? x के बराबर, सॉरी a के बराबर, तो ये a और a माइनस x माइनस 1/x ये क्या है? a के बराबर ही है तो ये भी a। आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये किसके बराबर आ गया? 3 इधर चला जाएगा और यहाँ पे a क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया बेसिक से। अगला सवाल कहता है कि भाई ये थोड़ा ठीक सवाल है कि सम ऑफ द ट्रिपल ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो प्राइम हो वो बता दो। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? भाई 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होती है? आप कहेंगे सर 100 से स्टार्ट होता है। 100 प्राइम तो है नहीं। 101 हमें पता है ये प्राइम होता है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, वरना चेक करना भी आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टार्टिंग से आप नंबर से डिवाइड करके देखो किससे कट रहा है तो आपको मिल जाएगा कि भाई ये किससे कटेगा, आपका ये वाली वैल्यू कटेगी, ये किसी से कटेगा नहीं मतलब, तो ये प्राइम हो गया। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू में 101 ही आएगा, है ना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, प्लस ट्वाइस इंटू में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। आप कहोगे सर यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, ये तो प्राइम नहीं है मेरे को पता है। 1001 क्या ये प्राइम है या नहीं है? पता नहीं। 1002 इवन नंबर प्राइम नहीं होंगे, यूनिट डिजिट 5 वाले प्राइम नहीं होंगे, आपको पता है भाई। 1003 भी आ सकता है, 1005 नहीं आएगा क्योंकि 5 से कट जाएगा 7, फिर 1009, फिर 1011, ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा ना। आपको क्या पता कौन सा प्राइम है या नहीं है। अब ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बताने वाला हूं। 1001 प्राइम है या नहीं है? नहीं है। ये आपने पढ़ रखा है कि ये 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, चलो आपने इसे एलिमिनेट कर दिया। अब 1003 प्राइम है या नहीं, 1007 प्राइम है या नहीं, 1009 प्राइम है या नहीं, कैसे पता करोगे? क्योंकि आप कहोगे सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूं, सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कट रही, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे भी 1007 भी नहीं कट रही, इसमें भी नहीं कट रही, तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है। बाकी एक एक से कितना चेक कर लेंगे यार हम, दिमाग में चीजें बैठ रही है नहीं बैठ रही, तो मुश्किल है पता करना। और यहाँ पे 1011 तो ये तो 3 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। चलो अब इन तीनों में भाई आप कहोगे सर 1003 को प्राइम मान ले, तो नहीं हुआ तो क्या? तो इसमें सबसे बढ़िया आप ऑप्शन पे भी थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको पता है भाई ये वाली वैल्यू तो पक्की बात है 301 आएगी, 303 आएगी सॉरी, ये मेरे पास ये 1000 के आसपास ही आएंगे ना, सबसे प्राइम नंबर यहीं पे कहीं आ जाएगा। 1000 हो, 1040 के आसपास हो, 30 के आसपास कहीं भी हो, ये सारे नंबर 1000 के आसपास ही है ना। तो मेरे को पता है
और ये वाली वैल्यू क्या होगी, कोई भी प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो वो क्या होता है, ओड। तो यहाँ पे एक ओड वैल्यू आएगी और यहाँ पे 303 है। किसी भी ओड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इवन, ये भी आपको पता है। तो अब मेरे को क्या चीज में फिल्टर कर सकता हूं, आप कहेंगे सर यहाँ पे ये ओड है और ये इवन है, ओड प्लस इवन हमेशा क्या देता है, ओड रिजल्ट देता है, मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा, ओड आएगा। तो भाई ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा और ये होगा। अच्छा, अब इन दोनों में भी कौन सा होगा, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 2 इंटू में 1000 समथिंग थी ना, 1000 के आसपास, तो 2300 के कुछ आसपास होगी, 2300 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो भाई ये तो 3300 कुछ जा रही है, क्या पहुंच पाएगा इतना, नहीं पहुंच पाएगा। तो भाई यही आंसर आएगा। और ये भी अगर आप सोल्व करोगे तो भाई 2300 के आसपास यही वैल्यू जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 2x कर दूं, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा प्राइम नंबर होगा तो 303 प्लस 2 इंटू में x, ये वाली वैल्यू हमारा आंसर क्या बन रहा है, 2321 बन रहा है। इसमें ये घटाया तो मेरे पास आएगा 2018, 2x आ गया 2018, तो x का मान क्या आया 1009। भाई जो पहला 4 डिजिट का प्राइम नंबर है वो ना ये है और ना ये है। क्लियर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1003 आपका कटता है यहाँ पे 17 से और 1007 आपका कटता है 19 से। ये चीज भी आप याद रख लेना। सबसे पहला नंबर 4 डिजिट का प्राइम जो होगा वो 1009 होगा। ये चीज अपनी मेमोरी में बिठा के रखो। अगला सवाल हमसे पूछता है कि भाई L क्या है, लोअर लिमिट एक मॉडल क्लास की, F1 फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की, F2 फ्रीक्वेंसी सक्सेडिंग क्लास की है, H क्लास इंटरवल का हाइट है। तो मोड बता दो। भाई मोड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ये होता है लोअर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस प्रीसीडिंग क्लास माइनस सक्सेडिंग क्लास इनटू में हाइट। फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली आप मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पे रोम्बस के हिसाब से, समचतुर्भुज के हिसाब से। तो भाई पहले कहता है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। भाई बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको एक हायरार्की समझाई है कि अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, है ना। और अपोज ये ऐसे ये भी और ये भी हो जाएगा, ये भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। अगर मेरे पास कोई फिगर पैरेललोग्राम है, उसी को ही मॉडिफाई करके हम क्या क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं हम इसमें रोम्बस, एक बनाते हैं हम इसमें रेक्टेंगल और एक बनाते हैं हम इसमें स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होगा, रोम्बस क्या होगा और स्क्वायर क्या होगा। अगर पैरेललोग्राम के दोनों साइड इक्वल कर दें, मतलब ए और बी को बराबर कर दूं मैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, तो ये बन जाएगा रोम्बस। अगर एक एंगल को 90 डिग्री कर दूं तो भाई ये पैरेललोग्राम मेरा बन जाएगा रेक्टेंगल। और अगर स्क्वायर बनाना है पैरेललोग्राम से तो भाई साइड भी इक्वल करनी पड़ेगी और एंगल भी 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये सारे ना स्पेशल केसेस होते हैं पैरेललोग्राम के। आयत भी, आपका समचतुर्भुज भी, आयत भी और यहाँ पे वर्ग भी। तो क्या करना है, अगर एक पैरेललोग्राम दे रखा है उसकी दोनों साइड एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो, मतलब जो दो अलग अलग तरह की साइड है, तो वो बन जाएगा रोम्बस। इसका एक एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 90 हो जाएगा, सारे एंगल्स फिर 90 बनते चले जाएंगे, तो वो बन जाएगा मेरे पास रेक्टेंगल। और अगर एंगल भी साइड भी बराबर वाली इक्वल कर दी, इनके बीच का एंगल भी 90 कर दिया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। ये याद रख लेना। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, सारे रोम्बस पैरेललोग्राम ही होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल लेंथ के होते हैं, नहीं होते। ये गलत है। क्यों गलत है, आप देखोगे रोम्बस में ऐसा भी तो बना सकता हूं, ये वाली साइड चारों साइड बराबर कर दी, इक्वल कर दी, पैरेलल कर दी, है ना। ये डायगोनल बनाए, भाई ये इतना बड़ा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। फिगर बना के देख लो ना, जब भी कोई चीज में कंफ्यूजन हो। आप कहोगे सर ये चीज ट्रू नहीं बैठ रही, तो मेरा आंसर क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा हमसे, क्योंकि ये पूछा था कि कौन सी चीज ट्रू नहीं है। क्लियर। बाकी डायगोनल्स रोम्बस के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो डू लाइक दी क्लास, सब्सक्राइब दी चैनल एंड रिकमेंड टू ऑल अदर एस्पिरेंट्स। बाकी लोगों को भी रिकमेंड कीजिए कि हाँ इस तरीके से करते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल करिए अपनी मोबाइल के अंदर। उसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। बाकी जुड़े रहिए और जो लाइव टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो देते रहिए, जो वीडियो डाली जा रही है वो कंप्लीट करते रहिए। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।